जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में किसी वजह से मुझे जल्दी ये वीडियो को वाइंड अप करना पड़ा था। ये कोई इसका सेकंड पार्ट नहीं मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये उसी का ही कंटिन्यूइंग पार्ट है। मैं तुरंत ही इसको अपलोड भी कर रही हूँ, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे देखते हैं 38 जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं एक बार फिर से, कि सेंटर्स जो थे जो लोकेटेड थे गुजरात, बंगाल, डेक्कन और तमिल कंट्री में ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, वो बेसिकली किससे एसोसिएटेड थे, किस फील्ड से एसोसिएटेड थे जो सेंटर्स थे। तो वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर्स थे, ठीक है। और जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, देन हैंडीक्राफ्ट्स एंड ओपियम कल्टिवेशन। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो थे वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। क्योंकि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे प्राइम इंडस्ट्री थी, मतलब कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे हो रही थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। मेडिसिन के लिए कौन जाने जाते हैं? सुश्रुत, शूद्रक, सौमिला, शौनक, ठीक। तो सुश्रुत जो है उनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, सुश्रुत संहिता। ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ काशी and it is believed that his period was around 600 BC. शौनक एक ऋषि थे आपके ऋग्वेद के टाइम के। शूद्रक ड्रामेटिस्ट थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे, मतलब लॉरियट थे। देन सौमिल प्ले राइटर थे गुप्ता पीरियड के, हु हैज़ बीन रिमेंबर्ड बाय कालिदास विद लैंग्वेज एंड पोएट्री। इसीलिए इनमें से कोई भी जो है वो मेडिसिन के लिए नहीं जाना जाता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ऑल्दो सुश्रुत जाने जाते हैं मेडिसिन के लिए, बट गुप्ता पीरियड में नहीं जाने जाते हैं। बट बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, अपने इनिशियल आंसर में सुश्रुत को सही माना था। लेकिन गुप्ता पीरियड शुरू होता है 275 AD, जब से श्रीगुप्त ने गुप्ता पीरियड संभाला था। और गुप्त संवत हमने देखा था 319 पे था, तो विच इज़ अबाउट 1000 ईयर्स लेटर देन द वैलिड पीरियड ऑफ सुश्रुत, ठीक है, जो कि यूजुअली 600 BC में हुए थे, 600 BC टू 1500 BC। एंड इट इज़ नॉट रीजनेबल टू कंसीडर सुश्रुत अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो ऑल्दो बीपीएससी ने फर्स्ट सुश्रुत को माना था, बट हमने देखा कि नहीं, सुश्रुत नहीं है। शूद्रक जो थे वो लॉरियट थे गुप्ता में, शौनक जो थे वो ऋषि थे, और सौमिल भी एक प्ले राइटर थे, ठीक है। नेक्स्ट, who among the following is known for his Ayurvedic thematic composition during the Gupta period? अगेन सेम ही ऑप्शंस हैं इसमें भी, ठीक है। देखिए फिर वही देख लेंगे, सौमित भी राइटर, सॉरी 1 सेकेंड, सौमित भी देखिए, सौमिल भी जो है वो राइटर हैं, ठीक है। ऑल्दो गुप्ता पीरियड से हैं बट राइटर हैं। देन शौनक हमने देखे थे, ये सेज थे, शुनक, he was a sage of Gupta period. Then Shudrak was not of Gupta period, 600 BC के around थे। And Shushruत was a during the 600 BC। and नाम भी सब एक जैसे, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये स्पेसिफिकली ये 4 ही ऑप्शंस रखे हैं कि प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है, तो वी गेट कन्फ्यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। और शूद्रक जो थे वो कौन थे? वो ड्रामेटिस्ट थे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ओनली, ठीक है। तो ये दोनों तो जो थे ये राइटिंग वाले पार्ट से रिलेटेड थे। एंड ही वॉज अ सेज ऑफ ऋग्वेद, एंड ही वॉज ऑल्दो ही वॉज अ डॉक्टर, बट नॉट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो फिर से ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है, IAS 1906 में भी पूछा गया है, यूपी लोअर में भी पूछा गया है 2002 में। अब वहाँ पे इन्होंने क्या आंसर्स लिए हैं पता नहीं, हो सकता है सुश्रुत ही लिए हों, बट अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस ऑफ देयर ओरिजिन ही कैन नॉट बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया में मेडिसिन से रिलेटेड कौन नहीं है? नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। धन्वंतरी थे, चरक भी थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। भास्कराचार्य नहीं थे। भास्कराचार्य जो थे वो कौन थे? वो एस्ट्रोनॉमर थे, वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे, ठीक है।
तो धन्वंतरी वॉज द वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ चंद्रगुप्त पीरियड, तो गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त सेकेंड में, एंड ही वॉज अ मास्टर इन आयुर्वेदा. चरक एंड सुश्रुत जो थे वो भी आयुर्वेद के स्कॉलर्स थे. चरक वॉज द फिजिशियन ऑफ कनिष्क हु रोड चरक संहिता, एंड भास्कराचार्य जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे एंड मैथमेटिशियन भी थे. ही कंपोज्ड सिद्धांत शिरोमणि एंड लीलावती. ठीक है, तो इन्होंने लीलावती जो एक मैथ्स के ऊपर एक बुक है, लीला वॉज द नेम ऑफ अ डॉटर, हिज डॉटर. सो इन्होंने ये मैथमेटिक्स के ऊपर एक बुक है लीलावती, वो लिखी थी, और सिद्धांत शिरोमणि भी लिखी थी, विच इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमी पे है, ये मैथमेटिक्स पे है. नेक्स्ट, with reference to scientific progress of ancient India, which of the statement given below are correct? तो different kinds of specialized surgical instruments जो थे वो common use में थे by the first century AD. ठीक है, ये बोल रहे हैं different kinds of specialized surgical instruments were in common use by the first century AD. सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि transplant of internal organs in the human body had begun by the beginning of third century AD. नहीं, transplant नहीं शुरू हो पाया था. ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम के लिए बन गए थे, बट ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ था. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन द AD 5th सेंचुरी, ये भी ठीक है. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वाज नोन इन द AD 7th सेंचुरी. ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, 4 ऑड नंबर सेंचुरीज इन्होंने लिए हैं. कि फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ था, अलग अलग सर्जिकल ऑर्गन्स बन गए थे, यस. सेकेंड, थर्ड सेंचुरी में ट्रांसप्लांट शुरू हो गया था, नहीं हुआ था. फिफ्थ सेंचुरी में जो साइन एंगल का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आ गया था, जी आ गया था. देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो 7th सेंचुरी तक आ गया था, वो भी आ गया था. देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में. इसका आंसर होगा 1, 3, 4. Ancient age is notable for scientific developments. Many surgical instruments were used in the 1st century AD. लेकिन जो ट्रांसप्लांट था ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स का वो पॉसिबल नहीं था तब तक, टिल द 3rd century. डेवलपमेंट इन मैथ्स इज नोटेबल इन द गुप्ता पीरियड. साइन, कोजीन, इनवर्स साइन वॉज नोन इन 5th century. दीज आर मैंशनड इन द सूर्य सिद्धांत. तो ये कहाँ से पता चलता है, सूर्य सिद्धांत में मैंशनड है और आर्यभट्टीय में भी मैंशनड है. ब्रह्मगुप्त ने डिस्क्राइब किया था द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन 700 AD. सो 1, 3, 4 स्टेटमेंट जो होंगे वो हमारे सही हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी. तो ये जो है ये नवरत्न हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त के. अब इनमें से पूछ रहे हैं इनमें से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कौन है, वरुचि, शंकु, शपणक या अमर सिंह. ठीक, तो देख लेते हैं उनके 9 जेम्स कौन कौन से थे. कालिदास जो कि पोएट थे, ठीक है. देन धन्वंतरी, ही वॉज अ फिजिशियन. वराह मिहिर एस्ट्रोनॉमर थे. अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर थे. शंकु आर्किटेक्ट थे. शपनक एस्ट्रोलॉजर थे. वरुचि ग्रामेरियन थे. वेताल भट्ट मैजिशियन थे. और घट करपार डिप्लोमेट थे. ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा शपनक, वो एस्ट्रोलॉजर थे. ठीक है, तो वरुचि कौन हो गए, वरुचि जो और ऑप्शन है वो कौन हो गए, ग्रामेरियन हो गए. एंड शंकु जो हैं वो क्या हो गए, वो आर्किटेक्ट थे. और अमर सिंह जो थे वो लेक्सिकोग्राफर थे. और देखिए इसमें वेताल भट्ट भी, आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी, वो तो बहुत फेमस रही है हमेशा से, बचपन से ही. विक्रम बेताल, जिसमें बेताल विक्रमादित्य के गले में लटक जाता है. जब तक विक्रमादित्य आंसर सही नहीं देते हैं तब तक वो उनके गले से नहीं छूटता है. ठीक है, तो ऐसी स्टोरीज बनी हुई हैं. अब उस टाइम पे हमने स्टोरीज अलग तरीके से सुनी हुई थी कि वो किस फॉर्म में, हमको नहीं पता था. हम बचपन में ही सोचते थे नहीं भूत के फॉर्म में जो लटक जाता है. ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ दिस विक्रमादित्य पीरियड, बिकॉज चंद्रगुप्त सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य. So he was one of the Navratnas. Also, he was a magician. ठीक है, तो magician भी थे वो. तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा. और ये 9 जो नवरत्ना है इनको आप ध्यान दीजिएगा. ठीक, नेक्स्ट, कालिदास was in the ruling period of.
तो कालिदास, अभी हमने ऊपर देखा कालिदास किसके पीरियड में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में थे. ही वॉज अ पोएट, द ग्रेट पोएट कालिदास. नेक्स्ट इज विच अमंग दीज आर गुप्तास गोल्ड कॉइन्स. इनमें से गुप्ता के गोल्ड कॉइन कौन से थे. कौड़ी, निष्क, दिनार, पण. तो गुप्ता जो गोल्ड कॉइन निकालते थे उनको दिनार बोला जाता था. फाइयान के हिसाब से पीपल यूज़ दिनार फॉर डेली बिजनेस. तो डेली में जो, जैसे आज हम करेंसी जो यूज़ करते हैं, हमारे पास एक ही करेंसी है अभी, उसमें से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम नोट यूज़ करते हैं और कॉइन्स यूज़ करते हैं. तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो करेंसी यूज़ हुआ करती थी डेली सिस्टम के लिए, वो दिनार हुआ करती थी. गुप्ता गोल्ड कॉइन वॉज कॉल्ड, अगेन सेम क्वेश्चन, दिनार. द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्ताज वर कॉल्ड. तो सिल्वर कॉइन जो थी वो रूपक थी. ठीक है, हमने देखा था सबसे पहला जो रिलीज़ किया था. तो सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता रूलर वॉज नोन एज रूपक. गुप्ता कॉइन्स हैड बीन फाउंड फ्रॉम बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उड़ीसा. एंड भरतपुर इन द राजस्थान इज़ द प्लेस जहाँ से सबसे ज़्यादा कॉइन्स मिली हैं गुप्ता पीरियड की. ठीक है, तो कहाँ से मिली है, भरतपुर से मिली है. हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉइन्स. तो सबसे पहले गुप्ता रूलर कौन थे जिन्होंने इशू किए थे कॉइन्स, वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, जहाँ से गुप्त संवत शुरू होता है. तो चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड द कॉइन्स. कोई एविडेंस नहीं है फॉर द अवेलेबल ऑफ इशुएंस ऑफ कॉइन्स बाय घटोत्कच एंड श्रीगुप्त. मतलब इनसे पहले जो दो राजा थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, वहाँ से कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि उन्होंने कोई कॉइन्स किए थे, इशू या नहीं किए थे, बट इनके एविडेंसेस मिलते हैं. ठीक है. समुद्रगुप्त ऑल्सो इशूड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन्स बट हिज टेन्योर वॉज आफ्टर चंद्रगुप्त. नेक्स्ट, in the Sanskrit plays written during the Gupta period, women and Shudrak speak. Okay, ये बोल रहे हैं कि जो संस्कृत प्लेस गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखे जाते थे, उसमें जो विमेन होती थी और जो शूद्र होते थे, ऑलमोस्ट सोसाइटी में एक टाइम के बाद विमेन का जब डिग्रेडेशन शुरू हुआ तो वो भी एक अलग क्लास बन गई. जो 4 वर्ण हमने बांटे थे उसके साथ ही साथ विमेन चाहे किसी भी वर्ण की हो, वो अपने आप में एक क्लास बन गई और उसको नीचे रखा जाने लगा. तो विमेन और जो शूद्र थे वो संस्कृत नहीं बोल सकते थे, वो क्या बोलते थे, वो प्राकृत में बात करते थे. ठीक है. जबकि अपर वर्ण जो है, अब अपर वर्ण में क्या है, विमेन भी तो अपर वर्ण में आ रही हैं, बट विमेन वर अ डिफरेंट क्लास दैट टाइम. ठीक. तो अपर वर्णास जो थे वो संस्कृत बोल सकते थे या बोलते थे. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टीचिंग ऑफ गीता. कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम योग, अस्पर्श योग. तो इसमें से मेन टीचिंग ऑफ गीता क्या है, निष्काम योग. कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. ठीक है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचने. तो ये जो है, ये जो टीचिंग है ये किसकी है, ये गीता की है. निष्काम कर्म और सेल्फलेस और डिजायरलेस एक्शन इज एन एक्शन परफॉर्म्ड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट्स और रिजल्ट्स एंड द सेंट्रल टेनेट ऑफ कर्म योग path to liberation. It advocates achieving success following the principles of yoga and stopping beyond personal goals and agendas while pursuing any action over the greater good, which has become well known since it is the central message of the Bhagavad Gita. ठीक है. Next question is the first inscriptional evidence of the sati pratha has been found from. तो पहला जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है सती प्रथा का वो कहाँ से मिला है, वो मिला है एरंड से. एरंड कहाँ पर है, इट इज़ इन सागर मध्य प्रदेश. ठीक है. जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिला है मतलब कि लिखा हुआ है एविडेंस के फॉर्म में, तो पहला एविडेंस जो है वो इंस्क्रिप्शन ऑफ एरंड से मिला है, हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ एरंड. दिस belongs to 510 AD in which the practice of sati pratha has been mentioned for a lady who was the wife of a commander named गोपराज. तो एक कमांडर थे गोपराज, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके साथ ही उनकी पत्नी आत्मदाह कर लेती हैं या सती हो जाती हैं. ये प्रैक्टिस के बारे में एरंड के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है. ठीक है. एंड एरंड इज इन MP. देन हु एस्टेब्लिश्ड गुप्ता संवत. तो अभी ये तो हमने बहुत बार देख लिया, चंद्रगुप्त फर्स्ट. व्हाट पीरियड वाज दैट, 319-320 AD. नेक्स्ट मैच करना है आपको लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एम्परर एंड देयर टाइटल्स. ठीक है. अशोक हमने ऑलरेडी वो मौर्य पीरियड पढ़ लिया, देख लेते हैं. अशोक को हम क्या बोलते थे, प्रियदर्शन या प्रियदस्सी या देवम पिया प्रियदस्सी. ठीक है.
समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है? पराक्रमंक क्रमंक. देन चंद्रगुप्त सेकंड वाज आल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य एंड स्कंदगुप्त वाज कॉल्ड, अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? क्रमादित्य. तो देखिए चेक कर लेते हैं एक बार. या अशोक इज प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त पराक्रमंक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देन स्कंदगुप्त इज क्रमादित्य. ठीक है, सो आंसर वुड बी सी 2143. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन. तो किंग्स और उनकी क्वींस, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमारगुप्त. ठीक है, तो चंद्रगुप्त की थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्त देवी, देन चंद्रगुप्त सेकंड की कुबेर नागा और कुमारगुप्त फर्स्ट की अनंत देवी. ठीक है, तो देखिए हमने आंसर देख के इसका लगाया है, याद नहीं थे तो आंसर वुड बी ए का 3 चंद्रगुप्त कुमार देवी. आई रिमेंबर्ड ओनली दिस वन. तो चंद्रगुप्त कुमार देवी, देन समुद्रगुप्त इज दत्त देवी, चंद्रगुप्त सेकंड इज कुबेर नागा एंड कुमारगुप्त फर्स्ट इज अनंत देवी. तो इट केम इन यूपी बीईओ प्री 2019. आ सकता है, फिर से नहीं कह सकते, रिपीटेशन कभी कभी होती है क्वेश्चंस के, तो देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन याद रखने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है. कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिवली आए हैं, संवति आए हैं, टाइटल्स आ जाएंगे, हुण के ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे, बट ये क्वेश्चंस रिपीटेटिवली तो नहीं आए हैं, एक बार पूछ के उसके बाद नहीं आया अभी तक, तो टेंडेंसी हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए एक बार ध्यान दीजिएगा. चंद्रगुप्त की जो वाइफ थी, उनका क्वीन जो थी, उनका नाम था कुमार देवी. समुद्रगुप्त वॉज दत्त देवी, चंद्रगुप्त सेकंड वॉज कुबेर नागा एंड कुमारगुप्त फर्स्ट वॉज अनंत देवी. ठीक, नेक्स्ट, द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड. तो धीरे धीरे टाउन्स डिक्लाइन होने लगे, वो किसके पीरियड का में देखा गया? गुप्ता पीरियड में. Towns gradually declined. All the towns which were prosperous in the valley, most of them declined in that age. A major city, पाटलिपुत्र, became village. ठीक है, तो हुआ क्या, धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो टाउनशिप से थे ये दोबारा धीरे रूरल उसमें आने लगे. तो जैसे पाटलिपुत्र वॉज अ मेजर सिटी, हमने हमेशा से देखा कि पाटलिपुत्र को जब उदयन ने बसाया उसके बाद से पाटलिपुत्र वॉज कंटिन्यूसली द कैपिटल ऑफ द अपकमिंग डायनेस्टीज एंड रूलर्स. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी प्रॉस्पेरस सिटी रही होगी वो. वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हर कोई पाटलिपुत्र पे रूल करना चाह रहा था. तो पाटलिपुत्र वॉज अ वेरी प्रॉस्पेरस सिटी, बट धीरे धीरे इन द गुप्ता पीरियड जब इन्होंने अपनी राजधानी भी इधर शिफ्ट कर ली, सो मेजर सिटी जो पाटलिपुत्र थी वो विलेज बन गई. एंड ह्यूएनसांग केम टू इंडिया. देन मथुरा, सोनपुर, सौगमा, ये जितनी भी मेजर सिटीज़ थी, they provided the evidence of a decline in this age. So we can say that gradual decline of towns is an important feature of the Gupta period. Now which ruling dynasty donated maximum villages to the temples and Brahmins? तो कौन सी रूलिंग डायनेस्टी थी जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस डोनेट किए थे? वो थी गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि ये बेसिकली ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहे थे, फिर से रिवाइव करना चाहते थे, प्रमोट तक रिवाइव करना चाहते थे. एंड जो इसी वजह से जो रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, डोनेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस टू द टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स. ऑल्सो द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द लैंड ऑफ द विलेज वो भी दी जाती थी, विल बी यूज्ड टू बी गिवन टू द ओनर ऑफ द लैंड. तो उसी ओनर को वो इनकम मिलेगी, ठीक है, जिसको दे दी गई है. लेट्स से आपको ए पीस ऑफ लैंड दे दिया गया है और आपको बोला गया, वो डोनेट कर दिया गया है कि आप इधर आप ब्राह्मण हो या आप टेम्पल प्लेस करना चाहते हो, तो उससे जो भी आपको रेवेन्यू मिलेगा या जो भी उससे पैसा मिलेगा, जो भी इनकम जनरेट होगी उस लैंड के ऊपर, लेट्स से आपने टेम्पल ही बनवाया तो वहाँ से जो भी आ रहे हैं डोनेशंस या कुछ भी है वो आप यूज़ करोगे, आपको कैसे यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करेगा. ठीक है, फिर है एंशियंट इंडिया में विच डिनेस्टीज रूल इज़ कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज. तो गोल्डन एज भी गुप्ता पीरियड को ही बोला गया. ठीक है, आंसर्स ऑप्शन और क्या दिए गए हैं? मौर्यन, शुंग, मगध. तो बोल रहे हैं गुप्ता पीरियड जो एंशियंट इंडिया में थी उसको गोल्डन एज बोला जाता था क्योंकि उस टाइम पे आर्ट और कल्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था. नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच एज डिड विमेन एंजॉय इक्वालिटी विद मैन.
तो अब देखते हैं इसमें किस एज मतलब कौन से पीरियड में विमेन ने मेन के साथ इक्वालिटी को एंजॉय किया। गुप्ता पीरियड नहीं, अभी हमने देखा कि शूद्र के साथ रखा जा रहा है। मॉडर्न एज में भी विमेन की पोजीशन कोई हाई नहीं थी, चोल में भी नहीं थी, तो आंसर वुड बी नन ऑफ दीज एक्सेप्ट फॉर वैदिक एज। वैदिक एज के बाद डिटोरेशन शुरू हो गया। जो सिचुएशन थी विमेन की वॉज नेवर गुड इन एंशियंट इंडिया। गुप्त पीरियड में, मौर्य और चोल पीरियड में एविडेंसेस आए हैं उनकी इन्फीरियर कंडीशन को लेकर। Thus, the condition of women with men cannot be compared to any age. What was the land revenue rate in Gupta age? तो land revenue rate क्या था? 6th part of the production देते थे, 1/6। ठीक है। A person who used to cultivate on the official land of the ruler, they had to pay a part of the crop product as tax in Gupta period, जो कि 6th portion हुआ करता था। और लैंड रेवेन्यू को क्या बोलते थे? उद्रंग और भाग। गुप्ता पीरियड में लैंड रेवेन्यू को उद्रंग और भाग। ठीक, अगेन सेम क्वेश्चन, कितना रेवेन्यू रेट था? तो 1/6 था। व्हाट इज द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ? अगेन सेम 1/6। द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको देते थे? अभी हमने ऊपर देखा ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा देते थे। देन विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर, जिसको विष्टि बोलते थे। विष्टि क्या बोलते थे? किसको बोलते थे? फोर्स्ड लेबर को। कब? गुप्ता पीरियड में। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अब आपको बताना विष्टि से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ठीक है, ये बोल रहे हैं फोर्स लेबर जो था वो एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट के लिए, और एक तरीके का टैक्स था जो कि लोग पे कर रहे थे। देन इट वॉज टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो टोटली एबसेंट, देखो कभी कभी ना ये कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट सही होंगे, होते हैं बट कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के होलसम वर्ड्स का यूज़ होता है ना, ओनली, टोटली, तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा फिर पढ़ लो और उसके बाद बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान दो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज द फोर्स्ड लेबरर वर एंटाइटल टू वीकली वेजेस। ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज द फोर्स्ड लेबरर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लास्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन में भी दिया होगा, नहीं आइडिया है। विष्टि वॉज अ फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एनफोर्स्ड बाय ईदर स्टेट, प्रोविंशियल गवर्नर और लोकल चीफ। It is also mentioned in the Gupta copper inscription that list out variety of taxes. जूनागढ़ inscription mentions विष्टि as one of the form of tax. ठीक है, तो जूनागढ़ inscription में विष्टि को एक तरीके का टैक्स बोला गया है, जो कि इंडिकेट करता है that it was composed in गुजरात and मालवा region. Since it was a forced labor in lieu of tax, it was not wage labor. ठीक है, तो एक तरीके से forced labor था इन लिeu ऑफ टैक्स। ठीक है, तो वेज लेबर तो नहीं था। वेज लेबर एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया बट उसको विष्टि नहीं बोलते थे। एंड इट कुड बी इम्पोज ऑन एनी वन, नॉट इन पर्टिकुलरली ऑन द एल्डेस्ट सन ओनली। सिर्फ बड़े ही बेटे पे लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी पर भी इसको लगाया जा सकता था। नाउ विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपराहत? अपरहत, तो ये थी विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, जो कल्टिवेटेड नहीं थी, अपरहत। इरिगेटेड लैंड आंसर नहीं होगा, डेंस फॉरेस्ट लैंड को अपरहत नहीं बोलते थे, कल्टिवेटेड लैंड को भी नहीं बोलते थे, तो विदाउट कल्टिवेशन अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड जो थी वो अपरहत बोली जाती थी। ठीक, इट वॉज अ टर्म फॉर रेवेन्यू सिस्टम इन द गुप्ता पीरियड। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म्स कुल्यवापा एंड द्रोणवापा डिनोट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कुल्यवापा और द्रोणवापा जो है वो किसको बोलते थे, किसके लिए यूज़ होता था? तो ये यूज़ होता था मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए, कुल्यवापा और द्रोणवापा। ठीक है, देखिए आप ये क्वेश्चंस जो हैं ये यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं ना, तो ये था कुल्यवापा और द्रोणवापा किसको डिनोट कर रहा है? मेजरमेंट ऑफ लैंड को। नेक्स्ट इज इन एंशियंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वॉज कॉल्ड। एंशियंट इंडिया में इरिगेशन टैक्स को क्या बोलते थे? इरिगेशन टैक्स को बोलते थे एक बार पढ़ने दीजिए, बिडका भागम। अब मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है,
बीड़का भागम है या बिदका भागम है पता नहीं, बट भाग है। टैक्स को क्या बोल रहे हैं, टैक्स तो हो गया भाग, ठीक। अब ये क्या है, बिड़का। देन हिरण्या उद्रंग, उद्रंग अभी हमने देखा, उद्रंग और भाग बोलते थे किसको, लैंड रेवेन्यू को, ठीक है। उपार्णिका नहीं पता, देखते हैं। तो देख लीजिए इसमें आंसर तो इसका ए है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंशिएंट इंडिया में इरिगेशन टैक्स को बिदक भाग बोलते थे, बिदक भाग, ओके, और या फिर उदक भाग। हिरण्या वॉज अ कैश टैक्स इन मॉडर्न पीरियड, अच्छा हिरण्या जो था वो मॉडर्न पीरियड में था। द लैंड टैक्स वॉज कॉल्ड उद्रंग इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन। उपार्णिका वॉज द टैक्स ऑन फार्मर्स, जो कि लैंड पे रह रहे हैं उन पे जो टैक्स लगता था उसको उपार्णिका बोलते थे। नेक्स्ट, इन थर्ड एडी वारंगल वॉज फेमस फॉर, तो थर्ड एडी में वारंगल किसके लिए फेमस था, आयन इम्प्लीमेंट्स के लिए फेमस था। अगरिया पीपल लिव्ड हियर एंड आयन मेकिंग वॉज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन फॉर देम। तो अगरिया, अभी आपने एक ट्राइब पढ़ी होगी, तो अगरिया जो ट्राइब है वो किसके लिए जानी जाती है, अगरिया मतलब ये लोहे का काम करने वाले, लोहार बेसिकली। तो अगरिया जो ट्राइब है वो लोहे का सबसे ज़्यादा काम करती है। तो उस टाइम पे वो जो ट्राइब है वो वारंगल में बसी हुई थी और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम होता था वो आयन इम्प्लीमेंट्स का होता था। देन टॉर्मेड वॉज फ्रॉम द रेशियल ग्रुप ऑफ, तो टॉर्मेड जो था वो हुण से था। विच रेशियल ग्रुप इट बिलोंग टू, हुण। इट वॉज द लीडर ऑफ सेकेंड हुन इन्वेजन ऑफ ऑन इंडिया। तो जब सेकेंड हुन इन्वेजन हुआ था इंडिया में तो टॉर्मेड उसको लीड कर रहा था। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हुन रूलर मेहिर कुल, तो मेहिर कुल को किसने हराया था, यशोधर्मन ने हराया था। मेहिर कुल जो थे वो सेंट्रल एशियन हुन ओरिजिन, सेंट्रल एशियन हुन ओरिजिन के थे बेसिकली मेहिर कुल। हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैफिथलाइट एम्परर्स। द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन शोड हिज टेरिटरी विच इंक्लूडेड ग्वालियर। तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में ये दिखाया गया है कि उनकी टेरिटरी जो थी उसमें ग्वालियर भी आता था। मेहिर कुल सफर्ड अ डिफीट बाय ओलिकर किंग यशोधर्मन ऑफ मालवा। तो इनको जो हराया था वो यशोधर्मन ने हराया था, यशोधर्मन ऑफ मालवा इन 528 AD, ठीक है। मालवा इज इन द वेस्टर्न साइड, तो मालवा रीजन, और ग्वालियर इज इन द नॉर्थ। तो यहाँ से मतलब ये पॉसिबिलिटी हो रही है कि ये राजा यशोधर्मन जाके मेहिर कुल को हरा रहा है। तो मेहिर कुल की जो टेरिटरी थी वो ग्वालियर वाले रीजन के आसपास थी एंड ही वॉज डिफीटेड बाय अ किंग ऑफ मालवा यशोधर्मन इन 528 AD। नेक्स्ट, चाइनीज ट्रेवलर सुंग्युन केम टू इंडिया इन, तो सुंग्युन कब आए थे, वो आए थे 515 AD, 515 AD टू 520 AD में सुंग्युन जो हैं वो चाइनीज ट्रेवलर वो इंडिया आए थे, ठीक है। 518 to 521 AD, he collected text of Buddha preaching in his 3 years of travel. Next, the ancient Indian play Mudra Rakshas of Vishak Dutt has its subject on. तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या सब्जेक्ट था, तो कोर्ट इंट्रीग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सब्जेक्ट था वो था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो भी कोर्ट इंट्रीग्स होते थे वो इसमें मेंशन थे। चंद्रगुप्त जो थे वो विशाख दत्त और चंद्रगुप्त पर कंटेम्प्रेरी एंड मौर्य की बात कर रहे हैं हम। और इनके जो प्ले थे मुद्रा राक्षस, ये डिस्क्राइब करता है द एक्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ दुर्भी संधि इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट इज इन द एंशियंट पीरियड विच वर्ण वॉज कॉल्ड एज सार्थवाह। तो सार्थवाह बोलते थे वैश्य को, ठीक है, क्योंकि वैश्य क्या करते थे, ट्रेडिंग के लिए जाने जाते थे, ट्रेड करते थे, घूमते थे, तो उनको बोला गया था सार्थवाह। Proper rules of conduct for trade were prescribed by the head of the trade guilds known as सार्थवाह और श्रेणी प्रमुख। तो श्रेणीज भी होते थे, श्रेणी भी गिल्ड को बोला जाता था। तो ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर रूल्स ऑफ कंडक्ट भी बनाए गए थे ट्रेडिंग के लिए, अभी की तरह नहीं। अभी ये तो हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं। उस टाइम पे रूल्स प्रॉपर बने थे, फॉलो होते कि नहीं थे होते थे वो तो उसी टाइम के लोग जान सकते हैं, बट प्रॉपर रूल्स ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब किए गए थे किसके द्वारा, बाय द हेड ऑफ ट्रेड गिल्ड्स, जिनको हम सार्थवाह या श्रेणी प्रमुख बोलते थे। द रूल्स वर कॉल्ड समय और श्रेणी धर्म, हैंस द टर्म सार्थवाह इज एसोसिएटेड विद द वैश्यास। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। गुप्ता एम्परर क्लेम्ड डिवाइन राइट्स फ्रॉम देम राइट्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज, नहीं ये हमने देखा, फ्यूडल सिस्टम आ गया था, धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, सामंतवाद बहुत बढ़ गया था, टैक्स लैंड अपना ग्रांट में इतना दे रहे हैं,
फिर टैक्स कलेक्शन के लिए किसी और को दे रहे हैं, तो बहुत सारे छोटे 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 राजा जो थे वो इमर्ज हो गए थे। तो सेंट्रलाइज तो नहीं, हाईली सेंट्रलाइज था मौर्यन एम्पायर का। देन नेक्स्ट इज दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, यस ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 and 3। देयर वाज अ मोनार्की इन द गुप्ता एम्पायर, दे बिलीव्ड इन द सुपर नेचुरल ओरिजिन ऑपोजिट टू मौर्यास। तो ये मानते थे कि इनका जो ओरिजिन है वो सुपर नेचुरल है। मौर्यास ऐसा नहीं मानते थे, क्योंकि मौर्यास के जो स्थापक थे, जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ही वाज आल्सो उनकी मतलब हिस्ट्री में उनके बारे में भी थोड़े से भी श्योरिटी नहीं है कि वो कौन से कुल से बिलोंग करते थे, बट दे वर कॉमन मैन वॉट एवर दे वर, ठीक है। बट जो गुप्तास थे वो अपने आप को सुपर नेचुरल ओरिजिन का मानते थे। दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन एंड लैंड डोनेशन, तो अपना जो भी इनका लैंड डोनेशन का ट्रेडिशन बढ़ाया उन्होंने। दो इट वॉज नॉट सेंट्रलाइज बट फेडरल सिस्टम फॉलो होता था। ऑप्शन 1 और 3 आर करेक्ट। Next, with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns घंटशाल, कड़ुर and चौल were known as, ठीक है। अगेन देखिए गुप्ता पीरियड से 2 क्वेश्चन आए IAS प्री 2020 में। तो ये बोल रहे हैं विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, घंटशाल, कड़ुर और चौल जो थे वो किसके लिए फेमस थे? तो ये थे पोर्ट्स थे ये, ठीक है। दीज वर द पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। और ऑप्शंस क्या है? कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स, प्लेसेस ऑफ एक्सक्यूजाइट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक। नहीं, ये पोर्ट्स थे जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। गुप्ता पीरियड के टाइम पे फ्लरिशिंग एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड होता था। घंटशाल, कड़ूर एंड चौल दे वर द पोस्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट, द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन, तो चेस कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था चेस। द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जिसको चतुरंग बोला गया है। इट रीच्ड ईरान एंड देन यूरोप फ्रॉम इंडिया, फिर यहाँ से इसको ईरान ये गया और फिर वहाँ से यूरोप गया। तो बेसिकली चेस जो था वो ओरिजिनेट कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। इसको चतुरंग भी बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट, मृच्छकटिका एन एंशियंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रक डील्स विद, तो मृच्छकटिका एक बुक है जो किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। ये बोल रहे हैं किस, इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक और द सब्जेक्ट ऑफ द बुक क्या है? तो ये है, इट इज़ अ लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कोर्टसन, ठीक है। तो मृच्छकटिका में एक लव अफेयर के बारे में बताया गया है ऑफ अ रिच मर्चेंट। तो एक रिच मर्चेंट प्यार में पड़ जाता है किसके? विद द डॉटर ऑफ अ कोर्टसन। तो ये इस मृच्छकटिका में मेंशन है। द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त ओवर क्षत्रप ऑफ वेस्टर्न इंडिया, नहीं। द मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ समुद्रगुप्त, ये भी नहीं है। एंड द लव अफेयर्स बिटवीन गुप्त किंग एंड प्रिंसेस ऑफ कामरूप, ये भी नहीं है। तो मृच्छकटिका क्या है? अ लिटिल क्ले कार्ट, ठीक है। मृच्छकटिका मतलब लिटिल क्ले कार्ट। It was written by Shudrak. It deals with the story of a rich merchant with the daughter of a courtesan. It also tells about the changes in the society during the Gupta period. It also provides information about some Shudra officers in Ujjaini. ठीक है। तो एक तो मेन थीम जो उसकी थी वो थी अबाउट द लव स्टोरी ऑफ ए रिच मर्चेंट, उसी के साथ ही जो सोसाइटी में जो चेंजेस हुए गुप्ता पीरियड में वो भी उसमें मेंशन है, और साथ ही साथ शूद्र ऑफिसर्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इज देयर इन एंशियंट शांख्य दर्शन, तो शांख्य दर्शन में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये किसने लिखी? कपिल मुनि ने लिखी है। शांख्य दर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ इंडिया। महर्षि कपिल इज नोन एज द आचार्य ऑफ शांख्य दर्शन। इन्होंने शांख्य सूत्र और तत्वसम भी कंपोज किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि, सांख्य फिलोसफी। अगेन सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया, consider the following statements regarding Sankhya school. Sankhya school does not accept the theory of rebirth or transmigration of soul, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की थियोरी को बिलीव नहीं करते थे। नहीं, ये गलत है। दे एक्सेप्टेड द थ्योरी। सेकेंड इज सांख्य होल्ड्स दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट, ठीक। तो सांख्य फिलोसफी ये भी बोलती है कि जो सेल्फ नॉलेज है वही आपको अल्टीमेटली लिबरेशन तक पहुंचाएगी, ना ही कोई बाहरी एजेंट आपको उस तक पहुंचा सकता है। तो ये सही है, बी इज़ द करेक्ट
ओनली सेकेंड इज करेक्ट. देख लेते हैं. सांख्य स्कूल इज अ पार्ट ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. It accepts the theory of rebirth or remigration of the soul. It is the cause of sorrow. Nescience is the cause of sorrow and self-enlightenment by knowledge is the sole solution of the liberation. तो ठीक है. तो सेल्फ एनलाइटनमेंट जो आप खुद के जो नॉलेज से जो आपको सेल्फ एनलाइटनमेंट हुआ है उसी से आपको अल्टीमेटली जो है मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा. सांख्य हेल्ड दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड कोई एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस या एजेंट उसको नहीं दिलवा सकता. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि कपिल इज़ द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सांख्य सिस्टम. स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि कपिल टीचेस दैट अ मैन्स लाइफ इज शेप्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड नॉट बाय द डिवाइन एजेंसी. ठीक है. तो ये दोनों ही सही हैं. कपिल वॉज द ही वॉज द एंशिएंट अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सांख्य सिस्टम. और ये मानते थे कि जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो किससे शेप हो रही है. इट इज़ शेप्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर. कोई डिवाइन एजेंसी आके उसको नहीं शेप कर रही है. ठीक है. हु प्रोपेगेटेड योग दर्शन. अब योग दर्शन आ जाइए. तो योग के लिए हम किसको जानते हैं. ऋषि पतंजलि को, महर्षि पतंजलि. ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ योग दर्शन. ऑल्दो द हिस्ट्री ऑफ योग इन इंडियन ट्रेडिशन इज़ वेरी ओल्ड. डिस्क्रिप्शन जो है योग का वो उपनिषद्स में भी है. मतलब इनसे पहले भी योग के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं. योग प्रोमिनेंट था इंडिया में. महाभारत, भागवत गीता, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इन सब में योग के बारे में डिस्क्रिप्शन है. हाउएवर महर्षि पतंजलि का जो रोल था वो ये था, ही एक्सप्लेन्ड इट एज अ कॉम्पैक्ट फिलोसफिकल थ्योरी. ठीक है. तो इसीलिए इसको पतंजलि दर्शन भी बोला गया. इन्होंने इसको प्रॉपर कॉम्पैक्ट फिलोसफिकल थ्योरी में कन्वर्ट किया. जो 6 हमारे स्कूल ऑफ फिलोसफी थे उसमें से एक ये बनाया गया. नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ योग रामदेव. इन्वेंटर ऑफ योग कौन है. पतंजलि. ठीक. नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड. आप सबको पता है, इजी क्वेश्चन है. 21 ऑफ जून. कब से मना रहे हैं इसको. 2015 से मना रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अष्टांग योग. तो अष्टांग योग का पार्ट कौन सा नहीं है. आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा. ठीक है. तो ये तो है बट अनुस्मृति नहीं है. अष्टांग योग का मतलब होता है 8 लिम्ड योग. ठीक है. 8 अंग से किया हुआ योग. एज आउटलाइंड बाय द सेज पतंजलि इन योग सूत्र. इसमें 8 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं. यम, नियम, आसन, प्राणायाम. ठीक है. जिनको हम बेसिकली आजकल योग बोलते हैं वो ज़्यादातर आसन और प्राणायाम है. योग होता है इट एज अ कॉम्बिनेशन. योग मतलब क्या होती है. योग करना, किसी चीज़ का मिलाना. तो आसन और प्राणायाम को आज हम सिर्फ योग बोल रहे हैं या सिर्फ प्राणायाम भी कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम योगा कर रहे हैं. तो वो नहीं है. इसमें पूरे 8 अष्टांग योग होता है. इनमें से 2 होते हैं आसन और प्राणायाम. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ठीक है. ये 8 होते हैं. धारणा, ध्यान, समाधि. अनुस्मृति जो है वो योग का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू हठ योग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. हठ योग वॉज प्रैक्टिस्ड बाय नाथपंथीज. तो हठ योग को कौन प्रैक्टिस करता था. नाथपंथीज प्रैक्टिस करते थे. एंड हठ योग टेक्निक वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑल्सो अडॉप्टेड बाय द सूफीज. तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं. इट वो इन इंडिया इट वॉज प्रैक्टिस बाय नाथपंथी. मत्स्येंद्र नाथ एंड हिज डिसाइपल गोरखनाथ ये माने जाते हैं नाथ सेक्ट के फाउंडर. हठ योग टेक्निक वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय सूफी सेंट्स. इट रिलेटेड हठ योग रिलेटेड टेक्निक्स कैन बी सीन इन द पर्शियन बुक्स बहर अल हयात जो कि सूफी सेंट ऑफ शतारी ने लिखी है. रिटन बाय सूफी सेंट ऑफ शतारी ऑर्डर मोहम्मद गौस. अच्छा, मोहम्मद गौस ने लिखी है. सॉरी, शतारी तो वॉज द ऑर्डर ऑफ दिस सेंट. का पूरा जो ऑर्डर था वो शतारी था. उनके एक सेंट थे मोहम्मद गौस. उन्होंने ये बुक लिखी है बहार अल हयात और उसमें हठ योग के बारे में मेंशन है. ठीक. द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ. ये पूछ रहे किसके कंटेम्प्रेरी थे ये. तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चंद्रगुप्त फर्स्ट. नो, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू पुष्यमित्र शुंग. ठीक है. द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ नव्य न्याय. नव्य न्याय के फाउंडर कौन माने गए हैं. तो इसमें आंसर दे रहे हैं बी एंड डी.
गणगेश और उदयन. Foundation of Navya Nyaya School was the result of the revolutionary work of Mithila-based scholar Udyan or Udyanacharya and after that Gangesh. ठीक. Next is live well as long as you live. Live well even by borrowing for once. Cremated there is no return. अच्छा sorry. Live well as long as you live. Live well even by borrowing. Once you are cremated there is no return. ये किसकी थी? मुझे पूरा वो श्लोक याद नहीं आ रहा है बट इट वाज लाइक घृतम पिबा, जिसका क्रक्स ये था कि कर्जा लेके भी घी पीना पड़े तो पी लो, क्योंकि एक बार मर गए तो फिर कोई वापस करना की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब तक जी रहे हो इस ज़िंदगी में तो मटेरियलिस्ट होके जियो, चाहे भले आपको उधार लेके करना पड़े. ठीक है, तो ये किसकी फ़िलॉसफी थी पता है किसी को? ये थी चारवाक की फिलॉसफी. ठीक है, तो चारवाक एम्फेसाइज मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी इन द स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी. द आइडियल ऑफ द स्कूल ऑफ फिलॉसफी इज टू लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव. ठीक है, क्योंकि एक बार आप क्रिमेट हो गए देन देयर इज नो रिटर्न. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू चारवाक? चारवाक के हिसाब से हाईएस्ट वैल्यू क्या है? तो ये है काम. चारवाक ओरिजिनली इनको लोकायत भी बोला जाता था. ही इज़ द एंशियंट स्कूल ऑफ इंडियन मटीरियलिज्म. ही होल्ड्स डायरेक्ट परसेप्शन, एम्पिरिसिज्म एंड कंडीशनल इन्फ्लुएंस एज अ प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज, embraces philosophical skepticism and rejects Vedas, Vedic ritual and supernaturalism. Ajit Keshkambli is credited as the forerunner of Charvaks. Charvak believed that there is nothing wrong with sensual pleasure since it is impossible to have pleasure without pain. And he thought that wisdom lay in enjoying pleasure and avoiding pain as far as possible. तो ये बोलते थे जब तक जी रहे हो तो ज़बरदस्ती का पेन क्यों लेना है, जहाँ से प्लेजर मिले ले लो. बिकॉज ही थॉट दैट विजडम ले इन एन्जॉइंग प्लेजर्स. ठीक है, और पेन अवॉइड करना है आपको एज फार एज पॉसिबल जब तक जी रहे हो. सो अनलाइक मैनी ऑफ द फिलोसफीज ऑफ दैट टाइम, चरक डिड नॉट बिलीव इन ऑस्टेरिटीज और रिजेक्टिंग द प्लेजर. तो उस टाइम क्या हो रहा था, डेवलपमेंट्स हो रहे थे, लोग ध्यान आसन साधन पे जा रहे थे कि ठीक है थोड़ा सा पेन अभी ले लेंगे, अभी जैसे हम बोलते हैं ना कोई बात नहीं अभी कम कर लो बाद में कर लेंगे. चरक वाज लाइक नो. ठीक है, प्लेजर को रिजेक्ट नहीं करना है आउट ऑफ फियर, डर की वजह से. एंड हेल्ड सच रीजनिंग टू बी फुलिश. ये बोलते थे इस तरह का जो रीजनिंग दे रहे हैं कि भाई ठीक है आज दर्द में है कल अच्छी ज़िंदगी आएगी, कोई नहीं जानता है, तो जब तक मिल रहा है तब तक लेते जाओ. द सर्व सिद्धांत संग्रह states that चारवाक पोजीशन और प्लेजर एंड हेडोनिज्म एज फॉलोज. तो ये कैसे इन्होंने बोला है, सर्व सिद्धांत संग्रह में बोला गया, द एन्जॉयमेंट ऑफ हेवन लाइज इन ईटिंग डिलीशियस फूड. ये बोलते थे कि आप स्वर्ग का मज़ा लेना चाहते हो, क्या करोगे आप, अच्छा अच्छा खाना खाओ. कीपिंग गुड कंपनी ऑफ यंग वीमेन की कंपनी रखो, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम्स लगाओ, फूल मालाएँ पहनो, चंदन का लेप लगाओ. वाइल मोक्ष इज़ डेथ. ठीक है, मोक्ष जो है वो क्या है, हम उस टाइम पे क्या फिलॉसफी हो रही है, अभी भी हम क्या बोलते हैं कि हमको यार अल्टीमेटली मोक्ष चाहिए, बट मोक्ष क्या है, मोक्ष इज डेथ विच इज़ द सिसेशन ऑफ लाइफ ब्रीथ, क्योंकि फिर तो जिंदा ही नहीं रहोगे. द वाइज देयरफॉर आउट नॉट टू टेक पेन्स ऑन अकाउंट ऑफ मोक्ष. तो बस जो विजडम है वो जो वाइज है वो वही है जो मोक्ष के नाम पे फालतू के पेन ना ले और अभी जो अपनी लाइफ है उसको वो आराम से निर्वाह करे. बाकी जब मृत्यु आएगी तब तो फिर आ ही जाएगी, उसके बाद आपके पास ये प्लेजर करने के लिए आपकी लाइफ नहीं होगी. ठीक है, तो ये थी चारवाक का जो सिद्धांत था वो ये था. नेक्स्ट इज न्याय फिलोसफिकल सिस्टम वॉज प्रोपेगेटेड बाय गौतम. तो हमने देखा अभी तक कि देखिए सांख्य फिलॉसफी किसने दी, कपिल मुनि ने दी. देन योग किसने दिया, योग दर्शन पतंजलि ने दिया. देन चारवाक का सिद्धांत हमने देख लिया, काम का सिद्धांत मतलब प्लेजर्स ऑफ लाइफ. देन न्याय फिलॉसफी जो है वो किसने दी, वॉज गौतम. तो न्याय दर्शन वॉज प्रोपेगेटेड बाय गौतम हु इज़ ऑल्सो नोन एज अक्षपद. द वर्ड न्याय मीन्स डिसीजन और लॉजिक. न्याय का मतलब क्या होता है, जस्टिस, मतलब कि कोई डिसीजन लेना, कोई लॉजिक्स के साथ कुछ काम करना. ठीक है, न्याय दर्शन recognizes the existence of 16 substances or elements. The original text of न्याय दर्शन is न्याय सूत्र.
विच इज़ द मास्टर पीस ऑफ गौतम, महर्षि कपिल प्रोपिगेटेड सांख्य दर्शन वाइल जैमिनी प्रोपिगेटेड पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो कपिल ने सांख्य दर्शन किया था और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा। अब आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन एंड वेदांत दर्शन। आई होप अब इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो न्याय दर्शन का क्या मतलब हुआ? आपको जस्टिस दिलवाना है तो लॉजिकल थिंकिंग। ठीक, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेद दर्शन क्या बोल रहे हैं आपके? बोल रहे हैं कि मीमांसा दर्शन बोल रहा है परफॉर्मिंग दिस वैदिक रिचुअल्स। देन सांख्य दर्शन आपके लिए क्या बोल रहा है? सांख्य दर्शन बोल रहा है एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, एंड वेदांत दर्शन बोल रहा है नॉलेज ऑफ सेल्फ। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको। न्याय दर्शन इज लॉजिकल थिंकिंग जो गौतम ऋषि ने दिया। मीमांसा इज परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स। अब इसमें पूर्व मीमांसा और एक और कोई मीमांसा है। सांख्य दर्शन इज एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज एंड वेदांत इज नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो न्याय के प्रोपेगेटर थे गौतम ऋषि, मीमांसा के थे जैमिनी, सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि, वेदांत के थे बादरायण, वैशेषिक थे उलूक कनाड और योग दर्शन थे पतंजलि। ऑथर ऑफ न्याय दर्शन वॉज, देख लिया हमने अभी, गौतम ऋषि। फाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी गौतम। मीमांसा वॉज इनिशिएटेड बाय जैमिनी। द थियोरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड विद मीमांसा। थियोरी ऑफ कर्मा जो है वो मीमांसा फिलॉसफी से रिलेटेड है। इसको कर्म मीमांसा भी या पूर्व मीमांसा या धर्म मीमांसा बोलते हैं। जो आचार्य हैं मीमांसा के कुमरेल भट्ट, ही इज कंसिडर्ड एज द लिंक बिटवीन पूर्व मीमांसा एंड वेदांता। ठीक है, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की जो लिंक है वो कुमरेल भट्ट को बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। तो वेदों में इटर्नल ट्रूथ लिखा हुआ है, ये मानते थे मीमांसा फिलॉसफी वाले। They accept the Vedas contain the eternal truth. पूर्व मीमांसा tells us about कर्म कांड, while उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड की बात करता है। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा कर्म कांड की बात करता है, उत्तर मीमांसा जो बाद में लिखा गया वो ज्ञान कांड की। हमने देखा उपनिषद भी बाद में आए थे, वहाँ पे भी ज्ञान कांड की बात हो रही थी। ठीक, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अगेन एंड IAS क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इजी आ रहे हैं IAS के, इससे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन कभी कभी आ जा रहे हैं आपके इसमें स्टेट में। तो टफ की तरफ नहीं भागना है बहुत ज़्यादा, बस बेसिक्स को क्लियर रखना है अपना। ठीक है, तो देखिए इसमें से बोल रहे हैं कि कौन जो है वो इंडियन फिलॉसफी जो 6 फिलॉसफी अभी हमने ऊपर पढ़ी उनका पार्ट नहीं बनता है। मीमांसा और वेदांत, न्याय एंड वैशेषिका, लोकायत एंड कपालिका, सांख्य एंड योग। देखिए लोकायत तो उनका किसी का नाम दिया होता है, चारवाक का शायद, या किसी और का, मैं भूल रही हूँ। एंड कपालिका वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। Hindu philosophy refers to a group of darshan philosophies that emerged in ancient India. मेन स्ट्रीम हिंदू फिलॉसफी में 6 सिस्टम थे, षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। लोकायत और कपालिका जो हैं वो इस सिस्टम के पार्ट नहीं हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं लोकायत किसको बोला गया है। इफ़ यू रिमेंबर अभी हमने इसको पढ़ा था। देखिए फैक्ट्स ऐसे जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। नहीं, यहाँ नहीं होगा। चलिए, मुझे तो भूल रहा है, किसी को भी याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लोकायत किसको बोला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे ना ये कीड़ा है थोड़ा सा पता करने का, जब तक नहीं होता है तो अंदर से फिर आपको फीलिंग आती रहती है कि क्या आंसर है। तो अभी तो हम वीडियो कर रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट
फाइंडिंग इट आउट, बट आई डेफिनेटली फाइंड इट आउट जस्ट आफ्टर द वीडियो. बट आप में से जिसको भी पता है प्लीज़ मेंशन कीजिएगा. लोकायत हमने अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले ही लोकायत क्या था, तो प्लीज़ बताइएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिंदू ये हमने देख लिया. नेक्स्ट इज द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी इज. नाउ ये द्वैत अद्वैत आ जाएंगे. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा. अपना कोई भी अपना एक निमोनिक्स अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा. मुझे निमोनिक्स बेसिकली याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं नहीं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा. कुछ कुछ एक दो जो वो याद रह गए हैं वो जहाँ आएंगे आई लेट यू नो. बट फिर भी इसको ध्यान से पढ़िएगा कि अद्वैत फिलॉसफी के फाउंडर कौन थे. अद्वैत, ठीक है, मतलब कि दो नहीं होते हैं. ठीक है, द्वैत में बिलीव नहीं करते हैं, एवरीथिंग इज़ वन. सो ही वॉज शंकराचार्य. The principal exponent of Advait interpretation was Adi Shankar in 8th century, who systematized the works of preceding philosophers. By which of the following, according to Advait Vedanta, mukti can be obtained? अब ये बोल रहे हैं अद्वैत वेदांत के हिसाब से मुक्ति किससे मिलेगी. तो भाई मुक्ति तो मिलेगी ज्ञान से आपको. ठीक है, कर्म से ऐसा नहीं कि कर्म से नहीं, लेकिन कर्म कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो कौन बताएगा, वो आपको ज्ञान बताएगा. आप गलत में भी जा सकते हो. अब आप गलत करके बोलो नहीं मैं अपना कर्म कर रहा हूँ तो मुक्ति मिल जाए. फिर भक्ति भी किस डायरेक्शन में जा रही है. तो ज्ञान जो है वो सबसे सुप्रीम है. अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत मुक्ति जो है वो नॉलेज से मिलती है. इट सेंटर्स अराउंड नॉलेज एंड बिलीव्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण विच रिजल्ट्स इन द मुक्ति. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांत. इनमें से वेदांत की फिलोसफी से बिलोंग कौन नहीं करेगा. तो अभी हम देखेंगे अलग अलग वेदांत आएंगे. तो शंकराचार्य, रामानुज, अभिनव गुप्ता, माधव, तो माधवाचार्य, तो ये बिलोंग नहीं करते हैं अभिनव गुप्ता जी. बाकी तीनों बिलोंग करते हैं फिलोसफी ऑफ वेदांत से. अभिनव गुप्ता इज नॉट रिलेटेड. द थीसिस ऑफ वेदांत फिलोसफी हैज़ एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑफ हिंदू थॉट एंड कल्चर. Shankaracharya 8th century, Ramanujacharya 11th and Madhvacharya 13th century were the giant scholars of Vedantic school who gave varying interpretations of Vedant philosophy. Next, who among the following is called the founder of Indian atomism? Indian atomism के founder कौन बोले गए हैं. महर्षि कर्णाद बोले गए हैं. He was the founder of Vaisheshik school of Indian philosophy and he propounded the atom theory called as the founder of Indian atomism. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मटीरियल सब्जेक्ट्स जो हैं वो एटम से बने होते हैं. वैशेषिका 10 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया. ठीक है, तो वैशेषिका से इसीलिए फिजिक्स की बिगनिंग शुरू होती है इंडिया में. कर्णाद वॉज द फर्स्ट टू प्रूव दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट टाइनी यूनिट ऑफ एनी मैटर. आज हम पढ़ते हैं ना कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. ये कर्णाद ने दिया था. ये पहले इंसान थे जिन्होंने प्रूव किया था. एटम कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको स्मॉलेस्ट यूनिट बोला गया है. वैशेषिक स्कूल गिव्स इम्पॉर्टेंस टू डिस्कशन ऑफ मटेरियल्स, एलिमेंट्स और द्रव्य. ठीक है, तो वैशेषिक स्कूल जो था वो मटेरियल डिस्कशन को इम्पोर्टेंस देता था. या अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर एंड स्काई जब ये कंबाइन होते हैं तो ये नए ऑब्जेक्ट को जन्म देते हैं. ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी. वैशेषिका देख लिया अभी हमने. और इसके प्रोपाउंडर कौन थे. महर्षि कर्णाद. Next, he is associated with atom theory. He was scientist and philosopher who founded the Vaisheshik school of Indian philosophy, in which he gave the atomistic approach to physics and philosophy in Sanskrit. Next is लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है. लिस्ट 1 में विक्रम एरा, शक एरा, गुप्ता एरा, कली एरा. देखिए 3 एराज तो अब इसमें से आपको याद हो गए होंगे अभी तक आई गेस. ठीक है, बचा कली एरा, तो वो हम 5 ऑप्शन दिए उनमें से एक से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कली एरा किसको बोला गया है. ठीक, तो देखिए विक्रम संवत या विक्रम एरा 57 BC था. शक एरा 78 AD था. गुप्ता एरा 319 320 AD था. अब बचा कली एरा. ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास 3102 BC और 248 AD. तो ये देखना पड़ेगा हमको. आंसर इसका डी. Vikramaditya started Vikram era in 57 or 58 BC on the occasion of his victory over Shak. The Shak era was started by Kanishk in 78 AD. Gupta era was started by Chandragupta in 319-320 AD.
एंड कली एरा जो है वो एज्यूम किया जाता है टू हैव बीन स्टार्टेड इन 3102 AD BC। ठीक है, तो ये है कली एरा। कली एरा मतलब कलयुग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। विक्रम संवत बिगैन इन 58 BC, सही है। शक संवत बिगैन इन 78 AD, सही है। गुप्ता पीरियड 398 AD, सही है। एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगन इन 1192 AD, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो आया था वो जीता था 1192 में। ठीक, बैटल कौन सी थी? बैटल ऑफ तराइन। और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि किसको हराया था इन्होंने। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल था ये, बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट बैटल था। बताएंगे कि किस इंडियन रूलर को इन्होंने हराया था, एंड ही वॉज अ ब्रेव इंडियन रूलर। तो विक्रम संवत was launched in 57 or 58 BC and the Sak Samvat in 78 AD. Though Gupta dynasty was founded by Sri Gupta, however, reign of Chandragupta is considered as the beginning of Gupta Empire. Although Muhammad bin Qasim annexed the Sindh region in early 8th century. ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम रूल शुरू हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने इन्होंने क्या किया था? एनेक्स किया था सिंध को 8th सेंचुरी में अर्लियर। लेकिन जो पीरियड जो मुस्लिम रूल का शुरू हुआ वो 1192 AD से हुआ, जब गौरी ने बैटल ऑफ तराइन में विक्ट्री पाई। तो आपको मुझे ऑप्शन में बताना है कि गौरी ने किसको हराया था। Thus all the statements mentioned in the question are correct. Next is the Badami rock inscription of Pulkeshin first is dated in the Sak year 465. If the same were to be dated in the Vikram Samvat, the year would be, ठीक है, तो 465 शक एरा में था। अब अगर सेम को विक्रम संवत के साथ ऐड करना है तो क्या करना होगा आपको बताइए। तो 465 AD की बात हो रही है, शक ईयर में हो रहा है ये, तो 78 AD जोड़ देंगे और 58, तो ये कितना हो जाएगा? 601। ठीक, नेक्स्ट, अ चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन द ईयर 556 ऑफ द शक एरा। चालुक्य इंस्क्रिप्शन जो है उस पर डेट क्या है? 556 ईयर ऑफ द शक एरा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस 634 AD। ठीक है, शक एरा स्टार्ट कब हो रहा है? 78, मतलब ऑलरेडी 78 ईयर्स निकल चुके हैं, तो इसमें ये ऐड तो करना पड़ेगा ना हमको। 556 में 78 हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 और 6 14, देन 7 5 12 और 1 13 और 634। तो क्योंकि ये पीरियड निकल चुका है ऑलरेडी, तो इसको कौन ऐड करेगा? 1 से हमको 78 तक तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये 634 AD है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पुराण द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वॉज, तो जो प्राइम प्लेस था चंद्रवंश के रूलर का वो क्या था? काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती? तो ये प्रतिष्ठानपुर था। अकॉर्डिंग टू पुराण चंद्रवंश और सोमवंश वॉज वन ऑफ द 3 प्राइम डेनेस्टीज। ठीक है, 2 अदर सूर्यवंश एंड अग्निवंश ऑफ क्षत्रिय वर्ण। ओके, वन ऑफ द 3 प्राइम डेनेस्टीज थी ये जो चंद्रवंश थी, इसको सोमवंश भी बोलते थे। इसके अलावा 2 और प्राइम डेनेस्टीज थी, सूर्यवंश और अग्निवंश। ठीक है, तो क्षत्रिय वर्ण में 3 इम्पॉर्टेंट जो रहे हैं वो चंद्रवंश, सूर्यवंश और अग्निवंश रहे हैं। द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वॉज प्रयाग, बट आफ्टर नेचुरल कैलामिटी द्वापर युग चंद्रवंशी किंग संवरण एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल इन प्रतिष्ठानपुर, एट प्रेजेंट झुंसी, इलाहाबाद। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठानपुर जो है वो कहाँ पर है? वो इलाहाबाद में है। तो 100 क्वेश्चंस हमने इसके कवर कर लिए इस वाले वीडियो में। ऑल्दो हम सोच रहे थे कि हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे, 2 पार्ट में अभी ये थोड़ा सा 3 हो गया, इसको आप 3rd ना ही माने, कंटिन्यूटी मान लीजिए। बाकी इसमें बच रहे हैं अराउंड, देखिए इसमें है 144 क्वेश्चंस, तो रेस्ट ऑफ द 44 क्वेश्चंस आपको इसके बाद वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये फिर हमारा गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड ख़त्म हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में आई गेस बहुत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, नहीं ठीक क्वेश्चंस हैं आर्किटेक्चर में भी।
इट इज़ अबाउट 89 क्वेश्चंस हैं आर्किटेक्चर में। आप लोग मुझे एक बात कमेंट करके बताइए, जब क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं 60 से ऊपर क्वेश्चंस एक वीडियो में करने के लिए? अगर कंफर्टेबल हैं तो हम आर्किटेक्चर वाले पीरियड को एक वीडियो में ही लेकर आ जाएंगे। इसके नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊँगी उसमें तो ऑब्वियसली सिर्फ पोस्ट गुप्ता पीरियड तक ही इसको ख़त्म करेंगे, जिससे आपके लिए एक जो क्रोनोलॉजी बनी हुई है वो ईजी हो जाएगी टू रिवाइज द थिंग्स। आपको वहीं से पता चल जाएगा आप क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बार प्लीज़ बताइए आप कमेंट करके कि क्या आप कंफर्टेबल हैं कि अगर हम 60 प्लस क्वेश्चंस अगर एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, बिकॉज इधर हम इसको फिर डिवाइड करेंगे तो हम 45 क्वेश्चंस में डिवाइड करना पड़ेगा, या तो हम ये कर सकते हैं 2 पार्ट में लाने के लिए, या फिर हम एक गो में इसको 89 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर विश हम चलेंगे। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा, ठीक है? तो कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में तो हम जो है वो गुप्ता पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इसके बाद हम आर्किटेक्चर वाला जो वीडियो है वो कैसे लेके आना है ये आप लोग बताएंगे। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि आप इस वीडियो को कैसे चाह रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं बाकी इसके 44 क्वेश्चंस जो बच रहे हैं। टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो कीप रिवाइजिंग द फैक्ट्स। देखिए अभी जस्ट पढ़ा और अभी भूल गए, मैं खुद आपके साथ पढ़ते पढ़ते भूल गए, तो ये होता है। बाकी आपको एक कमेंट और करना है कि हमने लोकायत अभी कहाँ पढ़ा था। अगर किसी को मिलता है या याद है मेमोरी से तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताइएगा। तो यही होता है कि जब रिवीजन हम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स सब हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंटरमिंगल हो जाते हैं। तो इसलिए रिवाइज़ करते रहिएगा, पढ़ते रहिए। मैं भी आपके साथ रिवाइज़ कर ही रही हूँ। तो रिविज़न इज़ मस्ट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।